सॉन्डोंग हमारी धरती की सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा इतनी विशाल है कि इसमें अपना खुद का पूरा इकोसिस्टम है, यानी इसका अपना मौसम है। सैकड़ों मीटर नीचे जैसे आमतौर पर आसमान में बादल बनते हैं, वैसे ही बादल इस गुफा के अंदर भी बनते हैं। सॉन्डोंग गुफा के अंदर धरती की सतह से गहराई में एक अनछुआ पुराना रेन फॉरेस्ट और एक विशाल अंडरग्राउंड नदी भी है। दोस्तों, यहाँ ट्रांसपेरेंट मछलियों से लेकर रंग बिरंगे बंदरों तक 250 से ज्यादा अनोखे पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में यहाँ 7 नए जीवों की खोज हुई है जो सिर्फ इसी गुफा में मिलते हैं। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी है और इसका कुल आकार 38.5 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। इसकी पैसेजेस इतनी बड़ी है कि इनके अंदर एक 40 मंजिला इमारत भी समा सकती है। यहाँ के विशाल स्टेलेग्माइट्स प्राचीन शहरों के टावरों की तरह ऊपर उठे हुए हैं। इस गुफा के अंदर चलते हुए इंसान खुद को एक छोटे से कीड़े जितना महसूस करता है। क्या कोई पत्थर खुद ब खुद हिल सकता है? सॉन्डोंग में ऐसा होता है। यहाँ फाइटोकास्ट चट्टानें पाई जाती हैं जो ऑर्गेनिज्म जैसी लगती हैं और सूरज की रोशनी की ओर धीरे धीरे बढ़ती हैं। इसके अलावा यहाँ रेयर गुफा की मोती और कई अनोखी फॉर्मेशंस भी मिलती हैं। करीब 30 लाख साल पहले बनी ये गुफा दुनिया के लिए पूरी तरह से अनजान थी। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी जब तक कि वियतनाम में 2009 में इसके बारे में पता नहीं लगाया गया। और अब वक्त आ गया है कि आप पृथ्वी की सबसे विशाल गुफा को देखें। सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के कारण यहाँ किसी को अकेले जाने की इजाजत नहीं है। इस अभियान का संचालन सिर्फ ऑक्सलाइज नाम की एकमात्र ऑथराइज्ड एजेंसी करती है। सॉन्डोंग तक पहुंचने के लिए हमने 9 घंटे जंगल में ट्रैक किया और अब हमें एन गुफा से गुजरना होगा जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा सॉन्डोंग का गेटवे मानी जाती है। दोस्तों, इस सफर के लिए पूरी तरह तैयार होना बहुत जरूरी था, इसलिए निकलने से पहले हमने सॉन्डोंग और उसके आसपास के इलाके के बारे में इंटरनेट पर गहराई से रिसर्च की ताकि हमें हर जरूरी जानकारी पहले से मिल जाए। अब हम गुफा के अंदर बने बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। सदियों से पास की नदियों का पानी धीरे धीरे इस गुफा को काटता है और आकार देता रहा है। इस गुफा की छत 145 मीटर ऊंची है और इसकी चौड़ाई 200 मीटर है। बाहर के मौसम में ये खाली जगह पूरी तरह से देखिए पानी में डूब जाती है। हाँ, वाकई में सच में वो जो ऊपर बास्केट अटकी हुई है उससे अंदाजा लगा सकते हो कि पानी का लेवल कितना ऊंचा चला जाता होगा। हमारे सामने एक शानदार झील थी और उसमें छलांग लगाने से खुद को रोक पाना नामुमकिन था। जैसे ही शाम ढलती है गुफा के अंदर सिर्फ चिड़ियों की आवाज गूंजने लगती है। इन पक्षियों की टांगें बहुत छोटी और कमजोर होती हैं, इसलिए ये जमीन से उड़ान नहीं भर सकते। इन्हें उड़ने के लिए ऊंचाई से कूदना पड़ता है। अगर ये कभी जमीन पर फंस गए तो इनकी मौत तय होती है। ये चिड़िया अनलकी थी और बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज निकला हम सॉन्डोंग की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अगर इन गुफा को एक छोटा मोहल्ला माना जाए तो सॉन्डोंग एक विशाल शहर की तरह है। अब हमें अंधेरे की ओर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि सॉन्डोंग में हमारा क्या इंतजार कर रहा होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं जमीन पर दर्जनों झींगुर इधर उधर कूदने लगते हैं। जमीन पर सैकड़ों सालों से चमगादड़ों की बीट की परतें जमी हुई हैं। ऊपर अनगिनत चमगादड़ गहरी नींद में लटके हुए हैं, लेकिन कुछ जाग चुके हैं और ये लगातार हम पर गंदगी गिरा रहे हैं, इसलिए ऊपर देखना अच्छा आइडिया नहीं है। देखो मेरे हाथ का हाथ। हम ऐसे चट्टानी रास्तों से गुजर रहे हैं जो ट्रेवर्टीन जैसी दिखती है। लाइमस्टोन से बनी सीढ़ियां हमें सॉन्डोंग की ओर जाने वाले रास्ते तक ले जाती हैं। वाह, यहाँ का नजारा कमाल है। दोनों तरफ से पानी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। इन गुफा ने हमें जंगल के बीच एक रात के लिए पनाह दी, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम सॉन्डोंग से मिलें। ये मेरी ओर आने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते हो ये मेरी ओर बढ़ रहा है। इसे पता है कि किससे चिपकना है। ये बहुत बड़ी है। हम जिस जमीन पर चल रहे हैं उसके नीचे 450 मिलियन साल पुरानी लाइमस्टोन की परतें दबी हुई हैं, जो इंसानों या यहाँ तक कि डायनासोर के अस्तित्व में आने से भी पहले बनने लगी थी। ये लाइमस्टोन कैल्शियम से भरपूर है जो लाखों साल पहले समुद्र तट में डूबे प्राचीन जीवों के खोल और कंकाल से बना है। वक्त के साथ ये धीरे धीरे दबते गए और चट्टानों में बदल गए, लेकिन कैल्शियम तेजाब में आसानी से घुल जाता है, इसलिए एसिड रेन धीरे धीरे इसे काटती रही और इसी से गुफाएं बनी। बारिश ने कैसे लाइमस्टोन को घोल घोल कर दुनिया की सबसे बड़ी गुफा बनाई। अब एक आखिरी मुश्किल चढ़ाई हमें सॉन्डोंग के ग्रैंड एंट्रेंस तक ले जाती है। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गहराई में जा रहे हैं सभी ने अपने हेडलैम्प्स ऑन कर लिए हैं। अब हम होप एंड विजन पैसेज की ओर जा रहे हैं। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी है और इसमें खोजने के लिए बहुत कुछ है। शायद हम यहाँ कोई नया जीव खोजने वाले पहले लोग बन जाएं। ये रहा सॉन्डोंग गुफा का एंट्रेंस। आप देख सकते हो लोग इसके सामने कितने छोटे लग रहे हैं।
सिर्फ कुछ कदम अंदर आते ही हम हैरान करने वाले गुफा संरचनाओं से घिर गए हैं। मिनरल से भरपूर पानी छत और दीवारों से टपकता रहता है और धीरे धीरे समय के साथ एक खूबसूरत रिमस्टोन पूल्स बन जाते हैं। सबसे पहला जानवर जिसने हमारा यहाँ स्वागत किया वो एक झिंगुर है। हम बड़े बड़े पत्थरों के बीच से रास्ता बना रहे हैं। कुछ स्टैलेग्माइट्स बिल्कुल चमकते सफेद रंग के हैं क्योंकि इनमें खास प्रकार के खनिज मिले हुए हैं। ये तो डायमंड जैसा लग रहा है। हाँ वाकई सच में। ये ब्रॉन्ज कलर का विशाल स्टेलेक्टाइट है और ये जम चुके झरने जैसा लगता है। इसका ऑरेंज ब्राउन कलर इस बात का संकेत देता है कि इसमें आयरन या अन्य मिनरल्स मौजूद हैं जो लाइमस्टोन के साथ मिल गए हैं। कुछ स्टेलेक्टाइट्स टूट कर नीचे गिर चुकी है और जमीन पर बिखरी पड़ी है। वो जो बीच में दरार दिख रही है वो एक फॉल्ट लाइन है। ये धरती के टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से बनी है। सॉन्डोंग की साइज सिर्फ पानी के कटाव की वजह से नहीं बनी बल्कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण बने दरारों की वजह से भी बनी, जिससे पानी और गहराई में जा सके। इस गुफा के इस हिस्से में एक बहुत बड़ी नदी है। अगर यहाँ गिरे तो तैर नहीं सकते, पानी का बहाव बहुत तेज है। भारी बारिश से यहाँ बहुत सारी नदियाँ भर जाती है और अब एक विशाल और तेज नदी इस गुफा के बीच से बह रही है। ये सब आखिर बना कैसे? हम तो गुफा के सैकड़ों मीटर अंदर हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। भारी बाढ़ मिट्टी और पौधों के तनों को गुफा के अंदर ले आती है, इसलिए यहाँ एक अंकुरित बीज दिख रहा है। लेकिन बिना धूप के ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। बाढ़ के साथ स्पोर्स भी अंदर आ गए, इसलिए यहाँ मशरूम उग रहे हैं। यहाँ की नमी और अंधेरा इनके लिए परफेक्ट माहौल है। कल ही पानी यहाँ तक पहुँच गया था। इसके साथ बहुत सारा कीचड़ भी बहकर आया। ये तो अभी भी नया लग रहा है, जिससे पता चलता है कि यहाँ हाल ही में बाढ़ आई थी। अब हम होप एंड विजन पैसेज तक पहुंच गए हैं। ये गुफा का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैलेग्माइट के पास खड़ा हूँ जो 80 मीटर ऊंचा है। इसे इसकी ऊंचाई तक पहुंचने में करीब 8 लाख बना। ये इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ये गुफा के उस हिस्से में बना है जहाँ छत की ऊंचाई 170 मीटर से ज्यादा और चौड़ाई 130 मीटर से ज्यादा है। यानी ये जगह इतनी विशाल है कि इसमें 40 मंजिला इमारत समा सकती है और एक डबल डेकर एयरक्राफ्ट आराम से उड़ सकता है। देखो दूर से पहले ही डोलाइन से रोशनी आ रही है दोस्तों, वहीं हमें जाना है। हमने जमीन पर बादलों जैसे सफेद धब्बे देखे। ये क्या है? मकड़ी का जाला। जब मकड़ी जाल में फंसे शिकार को महसूस करती है तो वह अचानक बाहर निकलती है, अपने शिकार को काटती है और वापस सुरंग में ले जाकर उसे खाती है। ये है सैंड टावर्स। जब ऊपर से पानी टपकता है तो कंकड़ के नीचे का हिस्सा बचा रहता है, जबकि आसपास की मिट्टी धीरे धीरे घिस जाती है। आखिर में ये छोटे छोटे टावर जैसे दिखते हैं, मानो एक मिनी शहर हो। अगर ध्यान से देखो तो उस चट्टान के ऊपर एक इंसान खड़ा दिख रहा है। हमारा एक साथी जो काफी दूर है 60 मीटर ऊंची स्टैलेग्माइट पर खड़ा है। अब तक हमने गुफा में 3 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। यही हमारा कैंपिंग साइट है। सोचो यहाँ सोना और ये नजारा देखना कितना अनोखा अनुभव होगा। यहाँ से पहले डोलाइन का कुछ हिस्सा दिख रहा है। ये गुफा का बाहर का रास्ता लग सकता है, लेकिन असल में ये 2 बड़ी डोलाइंस में से पहली है और यहाँ से आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। गुफा के अंदर और बाहर के टेम्परेचर में अंतर की वजह से यहाँ कोहरा और बादल बनते हैं। इन बादलों के आगे का इलाका वॉच आउट फॉर डायनासोर्स कहलाता है। हम कल इसे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी आराम करने का वक्त है और आज हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं। पहली ड्यूलाइन तक पहुंचने के लिए हमें इन संकरे रास्तों से रेंगते हुए गुजरना होगा। बहुत संकरा रास्ता है। ये चिपचिपे धागे गुफा में रहने वाले कीड़ों के जाल हैं। ये कीड़े अपनी पूंछ से नीली हरी रोशनी निकालते हैं, जिससे उड़ते हुए कीड़े अट्रैक्ट होकर इन चिपचिपे धागों में फंस जाते हैं। जैसे कोई कीड़ा फंसता है, लार्वा अपने मुंह से धागे को खींचता है और शिकार को खा जाता है। ये लाइमस्टोन दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना लाइमस्टोन है। इसकी उम्र 400 मिलियन साल से भी ज्यादा है। कुछ समुद्री जीव लाइमस्टोन का हिस्सा बन गए, जबकि कुछ मिनरल्स में बदलकर फॉसिल बन गए। जैसे कि देखिए यहाँ ये उदाहरण दिख रहा है। इस फॉसिल की डिटेल बाद में देखेंगे। हम लगभग पहुंच चुके हैं। सूरज! वाह, यहाँ छत से गिरने वाली पानी की बूंदों को जमीन तक पहुंचने में करीब 20 सेकंड्स लगते हैं। इस दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? करीब 140 मीटर। यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा है। अगर ऊपर देखो तो गुफा के खुले हिस्से के चारों ओर रेन फॉरेस्ट के पेड़ दिखते हैं, लेकिन इस वक्त हम अभी भी कई मीटर नीचे गुफा के अंदर हैं। ये छेद इसलिए बना है क्योंकि हजारों साल पहले सॉन्जोंग के अंदर बहने वाली नदी ने धीरे धीरे लाइमस्टोन को काटा और छत को कमजोर कर दिया। आखिरकार छत अपना भार संभाल नहीं पाई और गिर गई, जिससे ये विशाल छेद बन गया। सूरज की रोशनी ने यहाँ काई और एल्गी को जीवन दिया है। दोपहर में हम दूसरी डुलीन की ओर बढ़ेंगे। वो पहली डुलीन से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे असली जंगल देखने को मिलेगा। गुफा की छत टूटने से धूप अंदर आने लगी और यहाँ एक नया इकोसिस्टम विकसित हो गया, लेकिन बाकी से अलग है। इसकी अनोखी परतदार बनावट झरनों की वजह से बनी है।
ये जो आप देख रहे हैं ये फाइटोकार्स्ट फॉर्मेशन है। ये बहुत ही रेयर लाइमस्टोन फॉर्मेशन है जो काई, एल्गे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर बनती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी जुड़ता है। इनका बनना बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल दोनों प्रक्रियाओं से होता है, इसलिए ये आधी लिविंग और आधी नॉन लिविंग मानी जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि फाइटोकार्स्ट संरचनाएं कैसे सूरज की रोशनी की ओर बढ़ रही हैं, जैसे कोई हाथ अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में 1 किलोमीटर चढ़ने और उतरने के बाद अपनी अगली मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ये दूसरी टोलाइन है जो पहले से कई बड़ी है। वाह, ये तो कमाल का नजारा है। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गुफा में नहीं बल्कि जंगल के बीच में आ गए हों। देखो यहाँ कितनी घनी हरियाली है। इस हिस्से में गुफा की छत गिर गई क्योंकि यहाँ 2 बड़ी फॉल्ट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। इसी वजह से यहाँ एक ड्यूलाइन बनी जो हमारी मौजूदा स्थिति से 252 मीटर ऊपर है। गुफा की छत टूटने से धूप अंदर आने लगी और यहाँ एक नया इकोसिस्टम विकसित हो गया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद पौधों और जानवरों ने यहाँ खुद को ढाल लिया और इस जगह को एक अनोखे अंडरग्राउंड रेन फॉरेस्ट में बदल दिया। जैसे जैसे हम रोशनी की ओर बढ़ते हैं, पौधों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ मिट्टी या रेन फॉरेस्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ की जमीन का बड़ा हिस्सा चमगादड़ों की बीट से बना है। लाखों सालों से जमा ये बीट अब बहुत उपजाऊ मिट्टी में बदल चुकी है। यहाँ की मिट्टी गहरी और उसमें छोटे छोटे छेद हैं। हर छेद के अंदर एक कीड़ा छुपा है। ये कीड़े अपने अपने छेदों में जाल बिछाकर छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये जंगल बहुत बड़ा है। बायोलॉजिस्ट्स ने यहाँ 200 से ज्यादा पौधों की प्रजातियाँ और करीब 60 जानवरों की प्रजातियाँ खोजी जो इस इलाके में बस गई हैं। देखो, पेड़ों पर बंदर बैठे हैं। शायद दुनिया की इकलौती गुफा है जहाँ बंदर रहते हैं। देखिए, अधिकतर बंदर जो है वो पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं और जो गुफाएं हैं वो उनके लिए सही जगह नहीं होती हैं। लेकिन ये गुफा इतनी अनोखी है कि कुछ प्रजातियों ने इसे अपना घर बना लिया है। हमने एक सेंटीपीड देखा और यहाँ सांप भी रहते हैं। इस जंगल की आवाज सुकून देने वाली है। जब 2009 में खोजकर्ता पहली बार यहाँ आए थे तो उन्हें कुछ पलों के लिए लगा था कि उन्होंने गुफा का एग्जिट ढूंढ लिया है। याद रखें कि हम अभी भी एक गुफा के अंदर हैं। इस गुफा के अंदर अपना रेन फॉरेस्ट है। यहाँ के सभी पेड़ पतले लेकिन बहुत ऊंचे हैं क्योंकि ये ऊपर से आने वाली धूप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी चौड़ाई कम होती है लेकिन ऊंचाई ज्यादा होती है। कुछ पेड़ 40 से 50 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पेड़ ऊंचाई को प्राथमिकता देते हैं ताकि धूप को ज्यादा से ज्यादा सोखा जा सके। ये स्नेल का खोल है। हमें बताया गया कि बंदर इन स्नेल्स को पकड़ते हैं, पत्थरों से तोड़ते हैं, फिर खाते हैं। जैसे जैसे हम गुफा में आगे बढ़ रहे हैं हमें रेड शंक डूक के मौजूद होने के संकेत दिखने लगे हैं। देखो, इतने सारे स्नेल्स हैं। इनमें से ज्यादा टूटे हुए हैं और शायद किसी बंदर ने इन्हें खाया होगा। गुफा इतनी विशाल है कि हम भूल गए कि हम गुफा के अंदर हैं। यही वो जगह है जहां हम आज रात कैंपिंग करने वाले हैं। गुफा में हमारा चौथा और आखिरी दिन है। आज हमें पानी से भरी हुई सुरंग पार करनी है और फिर हम ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम तक पहुंचेंगे। यहाँ की स्टेलेग्माइट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे किसी मूर्तिकार की बनाई हुई हो। इस कॉलम के चारों ओर पानी से भरा हुआ एक पूल है जिसमें मछलियाँ तैर रही हैं। इन मछलियों की आंखें नहीं होती क्योंकि ये पूरी तरह अंधेरे में रहने के लिए ढल चुकी हैं। इन्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और समय के साथ इनकी दूसरी सेंसेस और तेज हो गई। देखो, ये मेरी परछाई या हाथ की हलचल पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही। ये कुछ देख ही नहीं सकती। इसी तरह ये झींगुर भी पूरी तरह अंधा है। इसे मैं भी दिखाई नहीं दे रहा। ये रेयर फॉर्मेशंस गुफा के मोती कहलाते हैं। आमतौर पर इनका आकार केवल 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, कुछ मोती टेनिस बॉल जितने बड़े हो गए। देखिए, ये असली मूर्तियों की तरह बनते हैं और छोटे से न्यूक्लियस के चारों ओर मिनरल्स की परतें धीरे धीरे जमती रहती हैं। इन्हें पूरी तरह बनने में कुछ 100 साल लगते हैं। जैसे जैसे हम गुफा की ओर गहराई में बढ़ते हैं हमें कुछ अनोखा दिखता है। ये हिरन की हड्डियां हैं जो लगभग 500 साल पुरानी मानी जा रही हैं। अब हमारे सामने आखिरी चुनौती है, एक 80 मीटर ऊंची कर्स्ट वॉल जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम कहा जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले 600 मीटर लंबे 5 टिंडल पैसेज से गुजरना होगा। ये रास्ता पानी भर चुका है और एक खूबसूरत जेड ग्रीन झील में बदल गया। ये दीवार इतनी ऊंची है कि उसकी चोटी तक रोशनी भी नहीं पहुंचती। दीवार पार करने के बाद हमें 500 मीटर दूर गुफा के बाहर की रोशनी दिखने लगी है। बस हम पहुंच ही गए।